हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमी पर मैं खड़ा हूँ ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाओं और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा दोनों जगह से वक्फ बिल पास हो गया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो कि सेक्युलर चोला पहने हुए, उन्होंने डंके की चोट पर इस बिल का सपोर्ट किया और मुसलमानों के रिलीजियस राइट को ठेंगा दिखा दिया। हालांकि इस कानून की वजह से जेडीयू के कुछ मुस्लिम लीडर की गैरत जाग उठी और उन्होंने इसके खिलाफ इस्तीफा दे दिया, जो कि आने वाले बिहार इलेक्शन में जेडीयू के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। हालांकि बाकी पार्टी जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये डटकर वक्फ बिल के अपोज में रही, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये दोनों पार्लियामेंट में मौजूद तक नहीं थे। अब इतना इंपॉर्टेंट बिल जो सीधे मुसलमानों से जुड़ा हुआ था, वहां इनका ना होना यह अपने आप में एक गहरा सवाल है। क्योंकि अब बिल तो पास हो गया और जैसा कि कहा जा रहा कि इससे मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। यह मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को खतरे में डाल सकता है। क्या है इसकी पूरी हकीकत, आइए सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टी जो इस बिल के समर्थन में रही, उस पर आप क्या सोचते हो कमेंट में लिख दो। इससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। अब आते हैं टॉपिक पर। वक्फ इस्लाम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि कुरान और हदीस से आता है। हालांकि कुरान में डायरेक्ट वक्फ की कोई बात नहीं है, लेकिन सदका जिस पे कई जगह बात करी गई है, जो कि सोसाइटी में चैरिटी करने वाली फीलिंग्स पर जोर देता है। सही बुखारी की एक हदीस 2737 में आता है कि एक बार हजरत उमर को खैबर में एक जमीन मिली, तो वो इस बारे में नबी के पास मशवरा करने गए। उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे खैबर में कुछ जमीन मिली है जो पहले मेरे पास कभी नहीं थी, आप क्या मशवरा देते हैं, मैं इसके साथ क्या करूं? प्रॉफिट ने कहा, अगर तुम चाहो तो जमीन दान में दे सकते हो, यानी अल्लाह की राह में वक्फ कर सकते हो। तो हजरत उमर ने अपनी वो जमीन इस शर्त के साथ दान कर दी कि इसे बेचा नहीं जाएगा और ना ही किसी को गिफ्ट में दिया जाएगा, बल्कि इससे जो पैदा होगा उसे गरीबों, गुलामों को आजाद कराने और अल्लाह की राह में खर्च किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि हजरत उमर की तरफ से दी गई ये जमीन इस्लाम की पहली वक्फ प्रॉपर्टी बनी, जहां वक्फ का काम सोसाइटी में इकोनॉमिक गैप को कम करना, यतीम, बेवा और जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। यह एक ऐसा सिस्टम है जहां कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर वक्फ कर सकता है और इस वक्फ करी गई प्रॉपर्टी को सदका जारिया माना जाता है। मतलब जो इंसान अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर देता है, उसे उसकी मौत के बाद भी उसका सवाब मिलता रहता है। जहां वक्फ करी गई प्रॉपर्टी पर मस्जिद, मदरसे, स्कूल, अस्पताल, यतीम खाना और बाकी रिलीजियस काम के लिए कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जहां मुसलमान, खास करके गरीब मुसलमानों को एजुकेशन, हॉस्पिटल फैसिलिटी दी जाती है और इस पूरे वक्फ सिस्टम की देखरेख, लेन देन सब कुछ एक डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। इंडिया में वक्फ बोर्ड एक लीगल डिपार्टमेंट है जो इस्लामिक नियम कानून के मुताबिक आम मुसलमानों की तरफ से रिलीजियस एंड सोशल पर्पस के लिए दान करी गई प्रॉपर्टी को मैनेज करती है। इंडिया वक्फ एक्ट 1954 के तहत वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, जिसमें 1995 और 2013 में कुछ अमेंडमेंट करके बदलाव भी किए गए। इस पे हम आगे बात करेंगे। आज इंडिया के अलग अलग स्टेट में टोटल 32 वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों बोर्ड आते हैं, जिसमें एक ऑल इंडिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड इन सब को मॉनिटर करता है। मतलब पहले से एक सिस्टम बना हुआ है जहां वक्फ प्रॉपर्टी को सिस्टमेटिकली मैनेज किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.7 लाख प्रॉपर्टी है, जो कि करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई, जिसकी टोटल वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए है। बताया जाता है कि वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर आती है। अब जाहिर सी बात है, यहां किसी छोटे मोटे जमींदार के पास अगर थोड़ी ज्यादा जमीन होती है तो लोग उस पर नजर जमाए बैठे होते हैं। यहां तो सिर्फ वक्फ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो भी 9.4 लाख एकड़, नजर में तो खटके गई। हालांकि कुछ गलतियां भी है जो आगे आपको समझ आने वाली है। अब ये जो नया बिल संसद में पास हुआ है, इसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिस वजह से मुसलमान इनसिक्योर फील कर रहे हैं, यह सबसे अहम बात है। जैसा कि आपको बताया था कि वक्फ, जो कि वक्फ एक्ट 1954 के तहत बनाया गया था, जिसमें 1995 और 2013 में कुछ बदलाव किए गए थे। उस टाइम क्या था, फिर क्या हुआ और अब क्या किया गया है, यही आपको समझना है। 1995 के अकॉर्डिंग वक्फ बाय यूजर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था, जहां अगर कोई जमीन लंबे टाइम से मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो वक्फ बाय यूजर के मुताबिक वो प्रॉपर्टी
वक्फ की मानी जाती थी। 1995 के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ही होते थे, इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होता था। और जाहिर सी बात है, वक्फ मुसलमानों की रिलीजियस प्रैक्टिस है, उनका अपना रिलीजियस काम है, यहां किसी गैर मुस्लिम का होना इर्रिलेवेंट है। इसके अलावा 1995 के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होते, अगर कोई इसे गलत मानता था, तो वो इसके खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील कर सकता था। ट्रिब्यूनल कोर्ट एक स्पेशल जुडिशियल बॉडी है जो स्पेसिफिक केसेस को रिजॉल्व करती है। रेगुलर कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनके पास बहुत से तरीके के केसेस होते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल के पास किसी स्पेसिफिक टाइप के केसेस ही आते हैं, जहां ट्रिब्यूनल का मकसद है कि केस को जल्दी रिजॉल्व किया जाए। इंडिया में कई तरह की ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाई गई है, जैसे टैक्सेशन के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट है, लेबर इश्यूज के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए भी है। इसी तरह वक्फ के लिए भी ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाई गई है। मतलब ट्रिब्यूनल मुसलमानों का कोई पंचायती सिस्टम नहीं है, बल्कि एक कोर्ट है, एक जुडिशियल बॉडी है। और 1995 के अकॉर्डिंग अगर किसी को लगता था कि वक्फ गलत कर रहा, तो वो ट्रिब्यूनल कोर्ट जा सकता था। मोटा मोटा ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें बदलाव हुआ है। फिलहाल 2013 में एक बार फिर वक्फ अमेंडमेंट होता है, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं किए जाते। पहले जिस तरह मुस्लिम वक्फ के मेंबर्स होते थे, वैसे ही अब भी वो वक्फ के मेंबर्स होते हैं। 2013 में जो भी बदलाव हुए उससे बहुत कुछ नहीं बदला, लेकिन अब वक्फ बोर्ड को लेकर जो बदलाव हुए हैं उससे मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी है। उन्हें डर है कि अब उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी जो कि वक्फ करी गई है, उसे खतरा है, जिसमें सबसे पहले ये कि वक्फ बाय यूजर की वजह से कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता है तो उसके लिए वो पिछले 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब इस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की डेफिनेशन क्या है ये नहीं बताया गया है, और इसका सबसे पहला असर ये होगा कि अक्सर कोई भी इंसान जब वो देखता था कि किसी मुसलमान को मस्जिद की जरूरत है, कब्रिस्तान की जरूरत है, तो वो बड़ी आसानी से अपनी जमीन मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों को दे देता था। क्योंकि वक्फ बाय यूजर को रिमूव कर दिया गया है, तो मुसलमानों में यह डर है कि देश में जो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें, दरगाहें और कब्रिस्तान है, जिनके पास पुराने डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे में अगर ये वक्फ से बाहर हो गई तो इन पर सरकार या निजी लोगों का कब्जा हो सकता है। उन्हें डर है कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, हम कहां नमाज पढ़ेंगे। और ये डर इसलिए भी है क्योंकि पहले क्या होता था कि सर्वे कमिश्नर, जो कि वक्फ बोर्ड के अंडर ही आता था, वो सर्वे करता था और बताता था कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं। लेकिन अब ये पावर डीएम को दे दी गई। अब डीएम जांच करेगा और ये तय करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी का मानना है कि ये गवर्नमेंट इंटरफेयर है। कलेक्टर साहब को क्या पता कि हमारी मस्जिद कितनी पुरानी है, वो तो फाइलें देखकर फैसला करेंगे, हमारी परंपरा को नहीं। चूंकि रिपोर्ट डीएम की मानी जाएगी और डीएम साहब ने अगर कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ के बाहर चली जाएगी। इसके अलावा सबसे खास पॉइंट जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है, और वो है वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम की एंट्री। हालांकि ये वाकई समझ से बाहर है कि वक्फ कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, जहां मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी दान करके सवाब हासिल करता है। और वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम की एंट्री से मुस्लिम कम्युनिटी इसे अपने रिलीजियस फ्रीडम पर हमला मानता है। उनका कहना है कि वक्फ इस्लाम का धार्मिक मसला है, इसमें गैर मुस्लिम क्या समझेंगे, और ये संविधान के आर्टिकल 26 रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन है। आर्टिकल 26 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक पार्ट है, जिसमें 4 पॉइंट है। पहला, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने का हक, कोई भी धर्म, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या क्रिश्चियन हो, सबको ये राइट है। दूसरा, अपने रिलीजन के मैटर्स के लिए फ्रीडम, मतलब कोई भी अपने रिलीजन के रूल्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशन खुद डिसाइड करने का हक रखता है। तीसरा, प्रॉपर्टी रखने का राइट, जहां रिलीजियस कम्युनिटी अपनी प्रॉपर्टी जैसे कि मंदिर की जमीन हो या मस्जिद की जमीन उसे रख सकते हैं। चौथा, प्रॉपर्टी मैनेज करने का हक, जहां रिलीजियस कम्युनिटी कानून के तहत अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का हक रखती है। ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटी से आर्टिकल 26 का वॉल्यूशन बता रही। सवाल यह भी सही है, अगर आप गौर करेंगे तो इंडिया में जितने भी रिलीजन के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने रिलीजियस बोर्ड, ट्रस्ट बने हुए हैं, और सभी में सिर्फ उन्हीं के रिलीजन वाले उसे कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हिंदू धर्म में मंदिर ट्रस्ट या बोर्ड बने हुए हैं, जैसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD, जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर को मैनेज करता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर का मैनेजमेंट देखता है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट, जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का ऑपरेशन चलाता है। और इन सभी में मेंबर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी से रखे जाते हैं, और उन्हीं को रखना भी चाहिए। रिलीजन एक सेंसिटिव मुद्दा है, लोगों की आस्था बहुत मायने रखती है। इसी तरह सिख धर्म में भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC, ये सिख गुरुद्वारों की सबसे बड़ी मैनेजमेंट बॉडी है, जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में गुरुद्वारों की देखरेख करती है। इसके अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी DSGMC, जो दिल्ली में गुरुद्वारा को मैनेज करती है, और यहां भी सिर्फ सिख कम्युनिटी के मेंबर ही होते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन में चर्च ट्रस्ट एंड बोर्ड बने हुए हैं, जैन धर्म में जैन ट्रस्ट, बौद्ध धर्म में बौद्ध ट्रस्ट, और हर जगह जिस रिलीजन का ट्रस्ट बोर्ड है उसी रिलीजन के लोग
उसे मैनेज करते हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का रिलीजियस मामला है उसमें नॉन मुस्लिम की एंट्री मुसलमानों को खटक रही है और यह पॉइंट इस बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। नए नियम के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम का होना जरूरी है। इसके अलावा एमपीज फॉर्मर जज भी होंगे और इनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। वक्फ बिल में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुसलमानों को कंफ्यूज कर रहे हैं या कह सकते हैं कि उन्हें हजम नहीं हो रहे हैं। अब यहां पर आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं। जिस तरह पावर डीएम के पास गई और नॉन मुस्लिम की एंट्री हुई, यह मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर है या फिर नहीं, कमेंट में अभी लिख दो, क्योंकि अब जो चीज आपको बताने जा रहा वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। आपने कभी सोचा कि आखिर गवर्नमेंट एक के बाद एक कानून क्यों बना रही जिससे मुसलमानों को लगता है कि उनके रिलीजियस राइट्स को छीना जा रहा। 3 तलाक के टाइम पर जब कानून बनाया गया तो बहुत सी औरतों ने इसकी खुशी मनाई, और क्यों ना मनाए। मुसलमान 3 तलाक का जिस तरह मिसयूज कर रहे थे, क्या वो सही था? कोई फोन करके तलाक बोल रहा था तो कोई व्हाट्सएप मैसेज से। गलत तो यह भी था, कुछ केसेस को छोड़ दे जहां जायज वजह थी तलाक की। तलाक आज भी होते हैं, हर धर्म में होते हैं, बल्कि मुसलमानों में तलाक का रेशियो कम है। साल 2017 में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी में अदर कम्युनिटी के कंपैरिजन में डाइवोर्स रेट कम है, लेकिन फिर भी कानून बना। खैर, तलाक मुसलमानों का रिलीजियस तरीका है, अगर उसका कुछ लोग मिसयूज कर रहे थे तो पहले ही उस पर लगाम क्यों नहीं लगाएगी? मुसलमानों की जो बड़ी बड़ी खानका, मदरसे, इदारे हैं, उन्होंने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? जिस तरह निकाह कराने की जिम्मेदारी कुछ खास लोगों के पास है, वही निकाह कराने वाले खास लोगों ने इस पे गौर क्यों नहीं किया? कोई रोकथाम क्यों नहीं करी गई? जबकि अगर खुद मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इस पे एक्शन लिया गया होता तो गवर्नमेंट को यह मौका ही नहीं मिलता। इसी तरह वक्फ बोर्ड का मसला भी है। इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड है और सबके चेयरमैन मुस्लिम है। अगर कहीं पर गलत तरीके से वक्फ के नियम को साइड करके करप्शन हो रहा था तो पहले ही उसे रोकने के लिए क्यों नहीं सोचा गया? लूपहोल आप दोगे तो वहां उसे लपकने के लिए पहले ही ताक में लोग बैठे हुए हैं और आपने लूपहोल दिया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यह है मौलाना साहबुद्दीन रजवी। जनवरी में इन्होंने एक बयान दिया कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा। क्या इनके पास कोई डॉक्यूमेंट थे? बिल्कुल नहीं। क्या ये वक्फ बोर्ड में किसी पद पर थे? बिल्कुल भी नहीं। बावजूद इसके इन्होंने बयान दिया। मीडिया ने इनके बयान को वक्फ के खिलाफ टूल की तरह इस्तेमाल किया। डिबेट्स के नाम पर लोगों को मिसलीड किया गया। लोगों को बताया गया कि वक्फ ऐसे ही किसी भी जमीन पर दावा ठोक देता है, सेक्शन 40 के पावर का मिसयूज करता है। लेकिन अब यही मौलाना क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लो। वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और पास होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अपोजिशन के लोग जरूर शोर शराबा मचाएंगे क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो वोट बैंक न खिसके इसके लिए वो जरूर हंगामा करेंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। ये वही मौलाना है जो पहले एक बेतुका बयान देकर वक्फ के खिलाफ एक टूल देता है, मौका देता है और फिर उसका सपोर्ट भी करता है। अब ये कोई प्लांटेड मौलाना है जिन्हें वक्फ के खिलाफ माहौल बनाना था या फिर कोई और सोच, ये तो यही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन आप इनकी पहचान कर लें। ऐसे में अगर कोई भी मुद्दा जो आपके रिलीजन से जुड़ा है उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुंह बंद करके बैठने के बजाय उसके खिलाफ बोलें, उसे सही करने की कोशिश करें। और अगर अभी भी आप ऐसे ही बैठे रहे तो कल को कोई और कानून भी आएगा और तब भी आप यही कहेंगे ये हमारा मजहबी मामला है। क्योंकि वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। अब आप ये मान लें कि कानून बन गया। बाकी ये लीडर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इससे कुछ होने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखाई देती। हकीकत यही है, बाकी उम्मीद ब्रह्मांड की तरह है जो कि खत्म नहीं होती। अब इस नए वक्फ कानून के बाद क्या होने वाला है ये देखना दिलचस्प भी होगा और दर्दनाक भी होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। बाकी ये सेक्युलर पार्टियों से शायद आपका ये अंधा भरोसा भी कम हुआ होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी समझ सके, और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो हमें ज्वाइन भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।